हेलो फ्रेंड्स, आज जेईई टेस्ट नंबर 4 के सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है यूनिट्स एंड डायमेंशन से। इसमें इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप वो किस तरह से दिया जाता है। ए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी है कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, और स्क्वायर के अंदर में रू जो है सो डेंसिटी है, आर जो है सो रेडियस है उस लिक्विड ड्रॉप का। ये जो लिक्विड है ड्रॉप, इस ड्रॉप का रेडियस है आर, और एस जो है उसका सरफेस टेंशन है। ये देखने में सिंपल पेंडुलम के पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फार्मूला की तरह लगता है। वहाँ पर इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई। ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर के का जो भी वैल्यू है 2 पाई नहीं है, कुछ और है, और एल बाई जी होता है वहाँ पर। ये सिंपल पेंडुलम के केस में यहाँ पर भी लगभग वैसे ही है, जी और एल ये रिप्लेस कर दिया गया है यहाँ रो आर क्यूब और एस अल्फा से। ये अल्फा का वैल्यू बताना है, तो ये हमें डायमेंशनली बताना है। इसके लिए हमें डेरिवेशन नहीं करना है कि इसका वैल्यू क्या है, डायमेंशनली हमें बताना है, और ये सबसे आसान काम होता है। हमें क्या करना है, दोनों तरफ जो है सो डायमेंशन लेना है। ये टाइम पीरियड है, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पीरियड का डायमेंशन ले लेंगे, दोनों तरफ डायमेंशन ले लेंगे, बहुत सिंपल है। और दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होना चाहिए, इधर का डायमेंशन इधर का डायमेंशन। ये टाइम है, टाइम का डायमेंशन टाइम हुआ टी लिखते हैं, के इसका कोई डायमेंशन नहीं है कह दिया गया है। और इधर है रो का डायमेंशन, क्या लिखते हैं, रो है मास पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास के लिए n और वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम मतलब l पर पावर 3, ये हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेंसिटी के लिए हो गया, और ये r जो है सो रेडियस है, लेंथ है, उसका पावर 3 है, ये यहाँ पर लिख दिया। और नीचे में सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर हम उसको लिखेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका डायमेंशन। फोर्स का फिर हमें डायमेंशन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इसको ठीक कर ले, ये देखिए ये तो खत्म हो गया। स्क्वायर रूट के अंदर में ये m है, यहाँ पावर अल्फा है जो भूल गए। फोर्स का जो डायमेंशन लिखते हैं mL/t-2, और l यहाँ पर l है, और इसका पावर हमें अल्फा लिखना होगा। देखिए यहाँ पर m आया, यहाँ पर ये l तो चला गया, तो m पावर अल्फा t टू द पावर -2 अल्फा, ठीक है। और लेफ्ट साइड में ये t है, राइट साइड में a है हमारा। और इसको यदि सिंप्लीफाई करना चाहें या तो कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। चलिए सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। ये m का पावर कितना हो गया, m का पावर हो गया 1 माइनस अल्फा, और t का पावर हो गया 2 अल्फा। या फिर ऐसे कह सकते हैं m का पावर हो गया 1 माइनस अल्फा बाई 2, और t का पावर हो गया जस्ट अल्फा। और इधर जो है सो ये पावर नहीं, इसको डायमेंशन कहते हैं। t का डायमेंशन अल्फा है, यहाँ ना लिख के इसको ऊपर में लिखेंगे। यहीं लिखे तो ये ठीक है। और इसको यहाँ लिखते हैं। अब दोनों तरफ इक्वेट कर लेते हैं। देखिए इधर m नहीं है तो यहाँ से ले सकते हैं, या यहाँ से देख के भी बता सकते हैं कि ये t का डायमेंशन लेफ्ट में कितना है, 1 है, तो राइट में भी 1 होना चाहिए, जो कि राइट में अल्फा दिया हुआ है। तो अल्फा इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो गया। इससे देखना चाहते तो इससे भी देख सकते थे। m का डायमेंशन लेफ्ट में कितना है, 0, तो राइट में कितना है 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो राइट वाला भी 0 होगा। और यहाँ से भी आप देख सकते हो अल्फा इक्वल टू 1, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गया। तो ये तो बहुत आसान है कि हमें क्या करना है। देखिए 1 है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम जो है सो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसके डायमेंशन को लिख देते हैं, उसको इक्वेट करते हैं, और उसके बाद में जो भी अननोन है उसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर अल्फा अननोन है, उसका वैल्यू हमने निकाल लिया। ओके, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड। ये प्रोजेक्टाइल चैप्टर से क्वेश्चन है। तो 2 पार्टिकल्स हैं, उसका स्पीड सेम है, सेम पॉइंट से और सेम स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया गया है। दे हैव सेम रेंजेज,
उसका रेंज सेम है। अब आप यहाँ से स्टार्ट किए, एक इधर गया, एक रेंज हुआ, और दूसरा जो है सो ऐसे गया और सेम रेंज यहाँ पर है। ठीक से बना नहीं, इसका स्पीड जो है दोनों का सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये u, ये भी u। एंगल कितना कितना होगा, एक का थीटा है और दूसरे का थीटा 2 है, और रेंज ये दोनों का सेम है। ए से स्टार्ट किया, मान लीजिए बी पर पहुंचा। हाइट दोनों का अलग है, एक का h1 है और एक का h2 है, एक का ज़्यादा है एक का कम है, वो यहाँ पर लिखा है। उसका मैक्सिमम हाइट जो है सो h1 और h2 अलग अलग है। थर्ड क्या किया उसने, एक थर्ड पार्टिकल, ये दो पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर के इसको 1, इसको 2, और तीसरा पार्टिकल को इसका जस्ट वर्टिकली अपवर्ड भेज दिया, यहाँ पर गया और फिर वहाँ से वापस आएगा, और इसको कह रहा है वो h बोल रहा है, h3 नहीं h बोल रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि तीन हमारे पास पार्टिकल है, दो पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल के रूप में जो है सो थ्रू किया गया है इस तरह से कि दोनों का रेंज सेम है। अब आपको पता है कि यदि रेंज सेम है तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एक यदि थीटा 1 यदि थीटा है तो थीटा 2 कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर उसने एंगल नहीं दिया, लेकिन एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, तब उसका रेंज सेम होगा, लेकिन हाइट अलग अलग होगा। तो एक का हाइट h1 है, दूसरे का हाइट h2 है। उसने एक थर्ड पार्टिकल लिया और ए से ही उसको प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड, जस्ट ऊपर, उसी स्पीड से, u से ही। तीनों पार्टिकल को u स्पीड से ही फेंका गया है। ये कुछ हाइट तक गया जिसको उसने वो h बोल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये तीनों जो हाइट्स हैं h, h1, h2, ये तीनों में क्या रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर पहले तो हमने देख लिया कि मान लेते हैं कि जो पहला पार्टिकल है उसका एंगल प्रोजेक्शन थीटा है, तो दूसरा पार्टिकल का ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल के लिए जो सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसके लिए ही रेंज सेम होता है। ये रेंज जो है सो सेम देगा, प्रोवाइडेड उसका u सेम हो। यदि u डिफरेंट कर देंगे तब रेंज सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर उसने कहीं दिया है कि u सेम है, आप देख लीजिए यहीं से जो फार्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज का फार्मूला है, ये 2 थीटा है। तो u सेम है, g तो खैर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट है, और 2 थीटा, थीटा के एक बार थीटा रखिए, एक बार 90 माइनस थीटा रख के देखिए, सेम आएगा। तो रेंज इस तरह से सेम होता है। h1 कितना होगा, h1 में हम थीटा यूज करेंगे, h2 में हम 90 माइनस थीटा यूज करेंगे। h का फार्मूला क्या है, h का फार्मूला है u साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ पर u कितना है, u को हमने u ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा ले लिया बाई 2g। h2 कितना है, सेम फार्मूला यूज करेंगे, u सेम है, एंगल अलग है, एंगल अलग के 90 माइनस थीटा है बाई 2g। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2g। और थर्ड जो हाइट है h, उसको जस्ट ऊपर भेज रहा है। आप चाहो तो इसी फार्मूला में को भी यूज कर सकते हो, थीटा को 90 कर दो, जो आया वही है आपका हाइट। वैसे भी आपको बिना प्रोजेक्टाइल मोशन के भी पता होगा कि जब लीनियर मोशन हम देखते हैं, कोई भी चीज़ को ऊपर या नीचे भेजते हैं, तो v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर माइनस 2gh से फार्मूला से निकाल सकते हैं। h इजकल टू आया u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट पर v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये फार्मूला आ गया। तो ये तीनों हमें मिल गया है। अब तीनों में रिलेशन देखना है, ये दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिलता है। यहाँ पर ऐड करने के लिए हम टेम्पटेड इसलिए हैं क्योंकि एक साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो सबसे पहले वही करके देखते हैं, u स्क्वायर बाई 2g, ये दोनों ही जगह है, कॉमन कर लिए, एक जगह बचा साइन स्क्वायर थीटा और दूसरे जगह बचा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यही आया u स्क्वायर बाई 2g, और यही h है। तो h1 प्लस h2 को हम ऐड करेंगे तो हमें h मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, एक ब्लॉक है ऑफ मास m इक्वल टू 2 kg इज प्लेस्ड ऑन ए वेइंग मशीन इन ए लिफ्ट। ये मान लीजिए हमारा लिफ्ट है और यहाँ पर ये वेइंग मशीन है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये हमारा ब्लॉक है।
इन ए लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद एक्सलेशन, ये जो लिफ्ट हमारा है ये ऊपर जा रहा है, एक्सलेशन इसका ए नॉट जो है वो दिया हुआ है जी, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इससे ही ऊपर जा रहा है, एक्सलरेटेड है, इसका स्पीड लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। द ब्लॉक इज ऑल्सो बीइंग पुल्ड बाय ए पर्सन स्टैंडिंग इन द लिफ्ट बाय फोर्स mg एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री विद द फ्लोर। यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, मान लीजिए आदमी खड़ा है, ये हाथ से इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, ये एंगल जो है इसको कितना है, थीटा 30 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री है, और ये कितना फोर्स से पुल कर रहा है, ये जो फोर्स है mg से पुल कर रहा है। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होगा, ये है वेइंग मशीन, ये रीडिंग देगा, ये रीडिंग कौन सा रीडिंग देगा, ये रीडिंग वही देगा जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, या आप ये कह सकते हो वेइंग मशीन पर जितना नॉर्मल रिएक्शन ए ब्लॉक लगा रहा है वही वह रीडिंग देता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक नॉर्मल रिएक्शन दोनों एक दूसरे पर बराबर लगाएंगे, केवल डायरेक्शन अपोजिट होगा, जितना नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पर लगाएगा वेइंग मशीन उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक लगाएगा वेइंग मशीन पर, और जितना वेइंग मशीन पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वही उसका रीडिंग होगा। तो हम जस्ट ब्लॉक को कंसीडर करते हैं, यहाँ पर ये ब्लॉक है, इसको कंसीडर करते हैं, इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स तो ये लग रहा है F जो कि mg है 30 डिग्री पर, एक इसका वेट है, और ये एक नॉर्मल रिएक्शन है जो वेइंग मशीन लगा रहा है, यही n जो है सो रीडिंग है, और कोई फोर्सेस है, और कोई फोर्सेस नहीं है। तीन फोर्सेस के अंडर में क्या है कि ये ऊपर जा रहा है, किस एक्सलेशन से, ए नॉट से, लिफ्ट के साथ में ऊपर जा रहा है। अब यहीं पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा दें। देखिए जब हम बात यहाँ कर रहे हैं कि ए ऊपर जा रहा है, तो ये सब जो देख रहा है, तीन फोर्सेस देख रहा है, और ये देख रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, ये कौन देख रहा है, ये जमीन पर खड़ा कोई एक ऑब्जर्वर है वो देख रहा है, ये है ऑब्जर्वर, वो देख रहा है, वो देख रहा है कि तीन फोर्सेस इस पर लग रहे हैं और ये ऊपर जा रहा है। यदि इसी को देखना हो तब जो है सो वो क्या देखेगा कि वो लगेगा कि वो शांति से बैठा हुआ है, तब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, इसके लिए कहते हैं इनर्शियल फ्रेम है, और इनर्शियल फ्रेम में ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लागू होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसके लिए यदि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना है तब हम तभी लगा सकते हैं जब उस पर हम स्यूडो फोर्स लगा देंगे, और स्यूडो फोर्स कितना होगा, जिस पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं उसका मास टाइम एक्सलेशन ऑफ फ्रेम, यहाँ पर फ्रेम जो है सो लिफ्ट है, वो लगाना होगा और डायरेक्शन अपोजिट रखना होगा, तो दोनों सेम आंसर देगा। तो पहले हम यहाँ से इस सवाल को हम इनर्शियल फ्रेम के लिए बनाते हैं, इस ऑब्जर्वर के लिए बनाते हैं। तो ये ऑब्जर्वर देख रहा है कि इस पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं और ये ऊपर जा रहा है लिफ्ट के साथ में, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, और यहाँ से n का वैल्यू निकालना है क्योंकि वही रीडिंग है। तो देखिए हम केवल वर्टिकल जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर लिख रहे हैं उसको केवल कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक n लगा, F का एक कंपोनेंट आएगा, F फोर्स जो है सो ऑब्लिक है, ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं है, दो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के एक प्लेन में है, तो उसका दो कंपोनेंट आएगा। इस कंपोनेंट में यदि हम इसको x और इसको y बोले तो x कंपोनेंट में उसका होगा कंपोनेंट क्या, x डायरेक्शन में f cos थीटा, और इधर होगा f sin थीटा, ये हो जाएगा f cos थीटा और ये हो जाएगा f sin थीटा। तो ऊपर में हो गया एक तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन प्लस f sin थीटा, और नीचे में जो फोर्स है वो है mg, नीचे में फोर्स है तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया 180 डिग्री, तो हम इसको माइनस दे दिए, ये हो गया टोटल फोर्स, और टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सलेशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं, मास इसका है और ब्लॉक का मास m और एक्सलेशन है a नॉट। सब कुछ हमें पता है यहाँ पर, केवल n छोड़ के, और n ही मुझसे पूछा गया क्योंकि वही इसका रीडिंग है, तो n यहाँ पर तुरंत पता चल गया, तो आप निकाल लीजिए mg प्लस a नॉट माइनस f sin थीटा, सबका वैल्यू रखिए, f का वैल्यू mg है, mg प्लस ma नॉट माइनस mg, और sin थीटा जो है 30 डिग्री है जिसका वैल्यू हाफ होता है, एक mg हो गया ये प्लस a नॉट का वैल्यू भी g ही दिया हुआ है, a नॉट का वैल्यू g दिया हुआ है, sin 30 का वैल्यू हाफ हो गया, तो कितना हो गया 1 1 2 2 में से हाफ चला गया तो 3/2,
2 में से हाफ चला गया, 1.5 mg। तो 3/2 m का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है 2 kg, और g के वैल्यू 10 लिखने के लिए बोला है, तो 30 न्यूटन आया। ये आपका आंसर हो गया 30 न्यूटन। देखिए इस ब्लॉक का मास है 2 kg। यदि लिफ्ट नहीं मूव कर रहा होता, मूव भी कर रहा होता कांस्टेंट स्पीड से, एक्सलेशन नहीं होता, तब उसका रीडिंग कितना आता, जो उसका एक्चुअल रीडिंग है, एक्चुअल जो वेट है 2 kg है, तो mg मतलब 2 टाइम्स g 20 न्यूटन आता। यदि ये रुका हुआ रहता या यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर या नीचे जा रहा होता, तब इसका एक्सलेशन रीडिंग कितना आता, लिफ्ट कितना बताता, जो उसका एक्चुअल वेट है धरती पर जितना रहता 20, ये बताता। 40 कब बताता, 40 तब बताता, 40 देखिए उसके, लेकिन लिफ्ट अब ऊपर जा रहा है, राइट, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तब अब इसका वेट बढ़ जाएगा, जो अपेरेंट वेट जो रीडिंग देगा वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए ए आदमी उस पर फोर्स नहीं लगा रहा होता, तब कितना वेट, कितना इसका रीडिंग आता, तब उस केस में हम कह सकते थे कि भाई इस पर एक तो नॉर्मल रिएक्शन ये लग रहा है, एक नीचे लग रहा है mg, और ये ऊपर जा रहा है A0 इक्वल टू जी से, तो n माइनस mg इज इक्वल टू ma0, और ये भी जो है सो A0 भी g है, तो n हो गया 2mg, 2mg मतलब 2 टाइम्स 10, ये 40 न्यूटन आता। तो आदमी यदि फोर्स नहीं लगा रहा होता तो 40 न्यूटन आता। आदमी फोर्स लगा दिया उसी डायरेक्शन में, देखिए n को थोड़ा कम कर दिया, अभी जो n है 40 न्यूटन, उसको उसने कम कर दिया, उसके बदले इसने फोर्स लगा दिया, F इधर लगाया, उसका जो कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में F sin थीटा, उसने n का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कम कर दिया, तो वो देखिए 40 से कम होकर 30 आ गया। 10 न्यूटन कब लगता है, इसका एक्चुअल वेट कितना है 20 न्यूटन, राइट, 2 kg का एक्चुअल वेट धरती पर कितना है 20 न्यूटन, उससे भी कम होना है, इसका मतलब है इसका एक्सलेशन डाउनवर्ड होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। नीचे यदि होगा तब ये आएगा 10 न्यूटन, वो भी एक स्पेसिफिक वैल्यू में, जैसे g का वैल्यू, A0 का वैल्यू g/2 होना चाहिए, तब ये आता। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक स्मॉल ब्लॉक है ऑफ मास m इक्वल टू 200 ग्राम, जो दिख रहा है यहाँ पर ये सर्किल, वो स्टार्ट करता है स्लाइडिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजिशन, यहाँ से स्टार्ट किया, इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए आता है बी पर, और रफ हेमिस्फेरिकल सरफेस बाउल है, ये बाउल है, कटोरा है, और हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, और ये रफ है मतलब फ्रिक्शन जो होगा यहाँ पर वो स्मूथ नहीं है, तो कुछ तो वर्क करेगा फ्रिक्शन, और जो फ्रिक्शन जो है एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब वो जो वर्क करेगा वो सब या तो हीट में चला जाएगा या साउंड में चला जाएगा, इसके मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर वर्क तो धरती भी कर रही है, धरती अपनी ओर खींच रही है, लेकिन वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब ये कि ये जो वर्क डन ग्रेविटी कर रही है वो कन्वर्ट होकर इसका दूसरा जो मैकेनिकल फॉर्म है एनर्जी का, जैसे काइनेटिक और पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो जो भी काम करेगा वो साउंड में जाएगा, हीट में जाएगा, लेकिन इसके पोटेंशियल एनर्जी को चेंज नहीं करेगा। पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, बॉल का रेडियस भी दिया है r, ठीक है। द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द ब्लॉक व्हेन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर एंड ब्लॉक मेक्स एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये थीटा जब 60 डिग्री है तो इस पर ये बॉल जो नॉर्मल रिएक्शन देगा, यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन है n, उसका वैल्यू बताना है। उसने ये भी दे दिया कि ए से लेकर बी तक जब आया तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ा, वो दे दिया है, mgr/4 इतना काम करना पड़ा, हमें बताना है n का वैल्यू। तो इसमें दो चीज़ें करना पड़ेगा n के वैल्यू के लिए। सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन करके देख लेंगे, सर्कुलर मोशन का जो कंसेप्ट है उससे कि n आता कितना है। यहाँ पर मान लीजिए स्पीड इसका vb है, इसको vb कहेंगे, यहाँ पर इसका स्पीड कितना है, वो 0 है, यहीं से स्टार्ट किया, क्वेश्चन में बोला है स्टार्ट किया, स्टार्ट मतलब 0 से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन को देखते हैं।
एट पॉइंट बी। देखिए इसमें एक फोर्स तो इधर लग रहा है mg, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा। ए एंगल थीटा है तो ए एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, तो ए एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ए एंगल थीटा है, इसको यदि इसके पैरेलल बनाएं तो ए एंगल थीटा हुआ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। तो बगल वाला एंगल जो है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो mg का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg cos एंगल 90 माइनस थीटा। कोई वेक्टर इधर है f, और इसका कंपोनेंट हमें चाहिए जिधर एंगल दिखा रहे हैं एडजेसेंट टू दिस एंगल, तो वो हो जाएगा f cos थीटा, हमेशा एंगल के साथ f cos थीटा, और ये एंगल के साथ में इसके परपेंडिकुलर में ये f sin थीटा। तो यहाँ पर mg, ये दोनों के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा है, तो cos एंगल 90 माइनस थीटा मतलब mg sin थीटा। ये फोर्स इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन के जस्ट ऑपोजिट। तो सर्कुलर मोशन में क्या है कि सर्कुलर मोशन में किसी भी पार्टिकल को मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत होता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, वो होता है mv²/r। यहाँ b पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी b पॉइंट पर होना चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ लगा कौन रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ये mg लगा रहा है, और कोई थर्ड फोर्स इस पर है, कोई थर्ड फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं है। ऑफकोर्स जब यहाँ मूव कर रहे हैं तो आप फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन उसका कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं है, ये रेडियल डायरेक्शन में नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियल डायरेक्शन में होता है, इधर बी ओ के डायरेक्शन में है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, उसका कोई भी कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में नहीं आएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है एन और mg, लेकिन mg n को उल्टा चल रहा है, ये इनवर्ड होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होता है, रेडियली इनवर्ड। ये mg का जो कंपोनेंट है वो आउटसाइड है, तो हाँ इसके लिए माइनस लिखना पड़ेगा। mg कितना है sin थीटा, mv²/r। तो n हमें यहाँ से पता चल गया, mg sin थीटा प्लस mvv²/r। अब क्या करना है, n का वैल्यू हमें बताना है, केवल vb का वैल्यू हम यदि हमें पता चल जाए तो n का वैल्यू पता चल जाएगा। और vb का वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी से। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, आप बोलोगे कि यहाँ पर हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ एनर्जी तो यहाँ लॉस हो गया है ड्यू टू फ्रिक्शन, हम उसको भी इंक्लूड कर देंगे। ऐसे हम लिख रहे हैं फ्रॉम, इसको आप कह सकते हो जनरलाइज्ड कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, जनरलाइज्ड में हम इंक्लूड कर रहे हैं जो लॉस हुआ है उसको भी। इनिशियली एनर्जी कितना है ए पॉइंट पर, वो एनर्जी जो है सो बी पॉइंट पर होगा, प्लस जो लॉस हुआ ये है लॉस। यहाँ पर जो भी एनर्जी है वो एनर्जी कितना होगा, वो एनर्जी होगा बाद में जो एनर्जी बचा हुआ है बी पर, प्लस जो इस बीच में यहाँ से यहाँ तक आने में लॉस हुआ है ओ। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास 100 रुपया है, ये 100 रुपया है, आप एक रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट में खा पी के बिल देकर आप बाहर आए, आपके पास से 20 रुपया बचा, और पहले 100 रुपया था, आप 20 रुपया बचा है, आप प्लस 80 रुपया जो आपने रेस्टोरेंट को बिल दिया, तो 100 रुपया आपका शुरू में एनर्जी, यहाँ पर जो है सो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मनी है, 100 रुपया पहले था, बाद में आपके पास 20 रुपया है, प्लस 80 रुपया जो आपने रेस्टोरेंट में बिल चुका है। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पर जो एनर्जी है वो है आपका ई ए, बच गया एनर्जी आपके पास ई बी, और जो लॉस हो गया ड्यू टू फ्रिक्शन ये खर्चा कर दिया आपने। तो बस इसी में अब सबका वैल्यू रख देते हैं। ई ए यहाँ पर कितना एनर्जी है, ई ए मतलब दोनों एनर्जी देखना पड़ेगा। यहाँ पर दो तरह की एनर्जी है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर भी है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको प्राइम से हम डिनोट करते हैं ताकि अलग पता चल जाए, डब्ल्यू है। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, हम रेफरेंस कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, या यहाँ ले सकते हैं। हम वहाँ लेंगे जहाँ से हमें कैलकुलेशन में ईजी होगा, तो हम इसको लेते हैं रेफरेंस, इस पॉइंट को, ये हमारा रेफरेंस लाइन है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। हम फ्री है लेने के लिए कहीं भी ले सकते हैं। तो देखिए इसका पोटेंशियल एनर्जी इस लाइन के रेस्पेक्ट में कितना है,
mgh पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है mgh, और ये वाला हाइट है h, और h कितना आएगा, ये r है, ये वाला जो है सो r cos थीटा होगा, अभी कुछ देर पहले बताए थे, और ये वाला कितना हो जाएगा h हो जाएगा r sin थीटा। एंगल के एडजेसेंट जो है सो r cos थीटा, एंगल के ऑपोजिट में जो साइड है वहां पर r sin थीटा। तो h में पता चल गया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हमें पता चल गया mgh, जो कि mgh, h की जगह पर r sin थीटा। काइनेटिक एनर्जी कितना है, ये तो यहाँ स्टार्ट किया जीरो से, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, रेफरेंस लाइन उसी पॉइंट पर है, तो हाइट ही जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv b स्क्वायर, और ये WF तो हमें दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से v भी हमें निकल जाएगा, और यदि ये v भी हम यहाँ से निकल जाए, उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो n का वैल्यू हमें निकल जाएगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कीजिए और बताइए कि v भी कितना होगा। v भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 2gr sin थीटा माइनस WF 2/m, इतना आएगा v भी। वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 2gr sin थीटा, sin थीटा कितना है 60 डिग्री, तो sin थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 माइनस 2/m, और WF का वैल्यू कितना है mgr/4, क्वेश्चन में दिया है mgr/4, तो ये आ गया √3gr माइनस gr/2, तो इतना वैल्यू आ गया हमारा √3 माइनस 0.5, इसी को सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पर, तो हमें n का वैल्यू पता चल जाएगा। n कितना आया mg sin थीटा, mg sin थीटा का वैल्यू कितना हो गया sin 60 डिग्री √3/2 प्लस m/r vb स्क्वायर, vb स्क्वायर ये वाला वैल्यू है gr √3 माइनस 0.5, ये r खत्म हो गया, दोनों में mg कॉमन है, कॉमन कर लिया, इसमें बचा √3/2, इसमें क्या बचा, पहला टर्म है √3 और दूसरा टर्म है हाफ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, mg/2 यहाँ बच गया √3, ये 2 माइनस 1, mg/2 3 माइनस 1, यही आपका आंसर है। m का वैल्यू 2 है, g का वैल्यू 10 है, बाई 2 3, इसका वैल्यू रखते हैं 1.732 माइनस 1, ये आया 10 टाइम्स, ये कितना आया 96 is 51 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आ गया 4.2 न्यूटन, ये आपका आंसर 4.2 न्यूटन, 4.2 न्यूटन, ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए इसको बनाने में क्या करना पड़ा, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर से स्टार्ट किया, बी तक पहुँच गया, ये 60 डिग्री है, ये फ्रिक्शनल सरफेस जो है सब फ्रिक्शनल है, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ा है mgr/4 है, यहाँ पर स्लाइड कर रहा है, रोलिंग नहीं हो रहा है, रोलिंग होता तब ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ता, जब स्लाइड होगा तभी फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। आगे को क्वेश्चन में आपको नहीं, इसमें तो नहीं मिलेगा, ये तो टेस्ट है, या शायद एक क्वेश्चन हो तो देख सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बताना है, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सर्कुलर मोशन देखना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन में क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्किल में घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत होता है, और उसका वैल्यू होता है mv²/r, और किसी न किसी को ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये वेट, इस पर कोई थर्ड फोर्स तो है नहीं, ऑफकोर्स थर्ड फोर्स है लेकिन वो टेंजेंशियल है, फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि टेंजेंशियल है, और लेकिन ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रेडियल है, रेडियली इनवर्ड ओरिजिन की तरफ जाता है। तो जो भी टेंजेंशियल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि टेंजेंशियल है, उसका कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं आएगा। इसलिए हमारा इस काम के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमारे पास दो ही फोर्स हैं, आर और mg। mg का कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg का इधर जो कंपोनेंट आएगा cos, ये वाला एंगल, ये एंगल है 90 माइनस थीटा,
ये मैंने लिखा और यहाँ से n का वैल्यू में पता हो गया। यदि हमें वी बी पता है और वी बी पता करने के लिए हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लिखेंगे। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी यहाँ पर जो है हम लिख रहे हैं, लेकिन इसको जनरलाइज लिख रहे हैं क्योंकि शुरू में जो एनर्जी है वही बाद में भी है, प्लस यहाँ पर जो लॉस हुआ है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। और इसको सिंप्लीफाई करने से हमें मिल गया वेलोसिटी एट पॉइंट बी, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हमें आंसर मिल गया। आप यदि चाहते से तो ऐसे भी बना सकते थे, आप कह सकते हो कि नहीं मैं जो मैंने काम किया वही आप करना चाहोगे लेकिन कुछ अलग तरीके से। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम जो मैंने यहाँ पर लिखा है जनरलाइज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वही है, फ्रॉम वर्क एनर्जी रिलेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि ये वर्क डन जो है बाय सभी फोर्सेस, ऑल फोर्सेस, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव डजंट मैटर, कुछ भी है, सारे फोर्सेस ने जितना वर्क डन किया वो सारे वर्क डन का जो सम है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ पर हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, ए से स्टार्ट किया बी में पहुँच गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया? हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर जो कि 0 है। तो ये हमारा जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। वर्क डन किसने किसने किया? वर्क डन किया ग्रेविटी ने, प्लस वर्क डन किया फ्रिक्शन ने, ये दोनों ने वर्क डन किया। ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया? ग्रेविटी देखिए उस पर फोर्स mg लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स है। ये mg कितना काम किया? जितना नीचे आया वो h आया था नीचे, यहां से चलना शुरू किया यहां तक आया, ग्रेविटी ने कितना काम किया? mg h काम किया। और फ्रिक्शन ने कितना काम किया? फ्रिक्शन ने जो काम किया वो तो दे दिया है, हमें कुछ नहीं करना है। और ये हाफ एम वी बी स्क्वायर। ये जो फार्मूला आया आपका वो कहाँ से आया? वर्क एनर्जी थ्योरम से। यही हमने यहाँ पर भी लाया था बिना वर्क एनर्जी थ्योरम डायरेक्टली कहे। देखिए ये था mgh और ये था जो भी है सो है, आप देख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू। एग्जैक्टली सेम रिलेशन आपको यहाँ मिल गया। तो आप चाहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहो या हमारा ये जो जनरलाइज्ड एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, दोनों सेम है। जब हम जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहते हैं बच्चों के लिए तो उस वक्त हम इसको नहीं यूज करते, या फिर आप कह सकते हो जो लॉस वगैरह हुआ है उसको इंक्लूड नहीं करते, सिंपली कहते हैं E इक्वल टू ई बी। ये तब वैलिड है जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है इसमें सबका सब फोर्स इंक्लूडेड है। कंजर्वेटिव जैसे कि यह कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव का मतलब कि जो भी काम करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और नॉन कंजर्वेटिव जो हीट में जाएगा, साउंड में जाएगा, इस तरह का वर्क है। तो यहाँ से भी आपको सेम चीज मिल सकता है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर। ये हमारा धरती है और ये हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। क्या है ये? नहीं, कुछ और है, इसको हटाते हैं। The acceleration due to gravity at a point distance h above and below the surface of the earth is same। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ से कुछ हाइट आप नीचे आए h, और इस पॉइंट पर इसका नाम दे देते हैं p, उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जितना यहाँ पर है, ये h पर है, q पर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी p और q दोनों पॉइंट पर सेम है। आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसे जैसे हाइट ऊपर जाता है वो कम होता चला जाता है, और वैसे जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता चला जाता है, लेकिन उसका जो चेंज करने का तरीका है वो अलग अलग है। तो अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है जब हाइट बढ़ता है या फिर डेप्थ बढ़ता है। ये दोनों ही अलग अलग हैं, तो ये आपको याद रखने चाहिए, और नहीं तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जब हाइट के साथ ऊपर जाता है तो ये इस तरह से बढ़ता है, g इक्वल टू जी नोट 1 प्लस एच बाई आर। मैं इतना याद नहीं रख पाता तो मैं तुरंत इसे निकाल लेता हूँ। जैसे ऊपर जैसे जैसे जा रहा है ये हमारा है, यहाँ पर हमें स्थिति एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है इस पी पॉइंट पर, की पॉइंट पर। तो हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है? जी एम बाय ये हाइट जो है इसका, ये रेडियस हो गया r, और ये जो है हाइट h है। पूरा डिस्टेंस कितना हुआ? r प्लस एच स्क्वायर। इतना ही फोर्स लगा रहा धरती।
इस m ऑब्जेक्ट पर जो है, m मास का ऑब्जेक्ट पर धरती कितना फोर्स लगा रहा है, g कैपिटल M ये धरती का मास है, स्मॉल m इसका मास है, और यहाँ से धरती के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब ये बात आपको याद रखना है कि gm बाय आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर यहाँ से बाहर कर लिए तो आ गया 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर। और ये वाला जो क्वांटिटी आपको दिख रहा है यहाँ पर gm बाय आर स्क्वायर, यही है g नॉट। g नॉट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और m बाय 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर। तो ये तो mg हो गया, फोर्स कितना mg, और ये mm चला गया, g का वैल्यू आ गया g नॉट बाय 1 प्लस एच बाय आर नॉट स्क्वायर। तो ये ऊपर के लिए हुआ। नीचे के लिए देखें, ये नीचे के लिए देखते हैं। तो नीचे में क्या है कि यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ तक हमारा आया हाइट, ठीक है, ये सेंटर है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस r है, r कितना हो गया, कैपिटल R माइनस एच। सेंटर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, जिसको हम स्मॉल r कहते हैं, वो होगा टोटल कैपिटल R माइनस ए एच। अब यहाँ पर बताइए कितना फोर्स लगता है। ये धरती जो है सॉलिड स्फीयर की तरह है, और सॉलिड स्फीयर में जो आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो कितना होता है, या फिर फोर्स लगाना है तो जस्ट मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो होता है gm, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है r बाय आर क्यूब। ये r इसका रेडियस ऑफ अर्थ है, और r स्मॉल r जो है सो सेंटर से इस पॉइंट का जहाँ पर हम फोर्स निकाल रहे हैं या फील्ड निकाल रहे हैं, यहाँ पर फोर्स लगा दिए क्योंकि मास से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, वो डिस्टेंस है। r का वैल्यू कितना है, कैपिटल R माइनस एच। इसको हम कह सकते हैं mg प्राइम, मास टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट P इक्वल टू m, और ये हो गया gm, इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर, और एक r इधर बच गया सो यहाँ लिख देंगे, और ये r को हम लिख सकते हैं r माइनस एच। ये m खत्म हो गया, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड अर्थ कोई पॉइंट P पर जो है जिसका डेप्थ सरफेस से h है, वहाँ पर कितना आया, a आ गया, इसको हम g नॉट कहते हैं। gm बाई कैपिटल R स्क्वायर नॉट जो है यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये कितना आया 1 माइनस एच बाई आर। तो देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर आया, ये इस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर जाने पर घटता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाने पर किस तरह से घटता है, वो ऐसे घटता है। तो दोनों का अलग अलग फॉर्म है घटने का, दोनों ही केस में घटता है। ये भी घट रहा है, देखिए माइनस लिखा हुआ है, और यहाँ पर प्लस है लेकिन वो डिनोमिनेटर में है इसलिए घट रहा है। जैसे जैसे h बढ़ेगा ये डिनोमिनेटर का क्वांटिटी बढ़ेगा, इसका मतलब है कोशिएंट जो है ये डिवाइड करने के बाद जो मिलता है वो घटेगा। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। आपको इतना डिराइव करने के लिए टाइम नहीं रहता एग्जाम में, आपको सिंपली ये फार्मूला याद रखना चाहिए। मुझे याद नहीं रहता है लेकिन क्योंकि मुझे एग्जाम में नहीं बैठना है तो हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर इसका वैल्यू लिख देते हैं। ये वैल्यू है जी नॉट बाय 1 प्लस एच बाय आर स्क्वायर यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर है जी नॉट 1 माइनस एच बाय आर। ये खत्म हो गया। अब एच बाय आर को हम कुछ कह दें, क्वांटिटी एक्स कहते हैं, और एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे तो एच का हमें वो वैल्यू निकल जाएगा जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। जो भी इसका वैल्यू आएगा वो देखिए कितना आता है, यहाँ पर 0.62 आर आता है, आर जो से रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स ये होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स शायद यही है 1 माइनस एक्स, 1 बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ गया 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एक्स, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ये 1 1 खत्म हो गया, ये एक्स क्यूब है, एक तो एक्स इधर आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो या तो एक्स 0 होगा एक तो, और नहीं तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर का 5 बाई 2। ये दो वैल्यू आ रहा है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जस्ट निगेटिव और पॉजिटिव है, हम केवल पॉजिटिव वाला ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऊपर 5 माइनस 1 बाई 2,
और ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट ओवर 5 होता है 2.24 माइनस 1/2, ये 1.24 मतलब 0.62, और ये x क्या है, x है h/r। देख लीजिए x क्या है, h/r। तो यहाँ से हमें h का वैल्यू पता चल गया, कितना हाइट पर जो है, यदि इतना हाइट हम ले लें 0.62 r, और r का वैल्यू कितना होता है, r का वैल्यू होता है 6400 किलोमीटर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये तो चला गया ऑलमोस्ट 3600 किलोमीटर, 36 से 3700 किलोमीटर। इतना ऊंचाई पर जाइए या इतना गहराई में जाइए, दोनों जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, सेम होगा। अब कितना होगा वो यहाँ से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जो है सो वैल्यू रख दीजिए, 1 माइनस 0.62 था, तो 0.62 यदि आप निकालना चाहते हो तो यहाँ से निकाल सकते हो। वो एक्सेलरेशन क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, वो एक्सेलरेशन जो है सो कितना आ रहा है, 1 माइनस h/r आ रहा था, ये g0 का है। और ये वैल्यू जो है सो 0.62 है, h/r का वैल्यू 0.62। तो g0 जो वैल्यू 10 है या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर धरती के सरफेस पे लेते हैं, उसका कितना टाइम हो गया, 0.38 टाइम्स, मतलब आप कह सकते हो 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलमोस्ट। ये 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलमोस्ट 3700 किलोमीटर ऊपर जाइए, वहाँ पर मिलेगा उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 3700 किलोमीटर धरती के नीचे जाइए तो वहाँ पर मिलेगा। तो यही है आपका हाइट, जहाँ पर वो वैल्यू ऑफ एच, जितना हाइट और डेप्थ सेम हाइट और डेप्थ पर जाएंगे इसी वैल्यू का, तो हमें सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, एक वेज है, एक ट्रायंगुलर वेज है, और उस पर यहाँ एकदम टॉप पे रखा हुआ है। ये जो है फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस होने की वजह से क्या होगा, जब इस पर चलेगा तो ये भी चलेगा, ये राइट में चल रहा है इधर, तो ये चलेगा इधर। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास को सेम रखना पड़ेगा। यदि हम दोनों को कंसीडर करें, स्मॉल m और कैपिटल M जो है, इसको एक सिस्टम कंसीडर करें, तो इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है x डायरेक्शन में। जो भी लग रहा है ग्रेविटी लग रहा है, वो y डायरेक्शन में लग रहा है, तो उधर ठीक है, छोड़ दीजिए। लेकिन x डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज नहीं करेगा x डायरेक्शन में, y में चेंज करेगा क्योंकि y में फोर्स लग रहा है। तो हम x डायरेक्शन में यदि कंसीडर करें तो इसका कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है यदि ये नीचे आ रहा है, इधर आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, इधर इस साइड में आ रहा है, तो थोड़ा तो इसने x में मूव किया, जितना ये x में मूव किया उसी को बैलेंस करने के लिए ये भी जो है वेज जो है वो भी लेफ्ट में मूव करेगा। तो हर टाइम ये इस तरह से मूव करते चला जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी, इसमें जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी इसमें भी है, वही वेलोसिटी नहीं है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सम वेलोसिटी इसका होगा। और क्वेश्चन यही है कि जब ये ब्लॉक वहाँ से चला आएगा यहाँ पर ग्राउंड पे, यहाँ पर लास्ट में, तब उसका स्पीड कितना होगा। मान लेते हैं कैपिटल भी होगा, इसका स्पीड कितना है, यहाँ पर है तो स्मॉल भी है। यदि ये वेज किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर नहीं होता है, वेज नहीं होता, मान लीजिए फिक्स्ड होता, तब हमें पता है कि भी कितना होता है। भी तुरंत कह सकते थे भी जो है सो स्क्वायर रूट ओवर 2gh होता, ये वाला h है, h और l में रिलेशन तुरंत पता हो जाएगा, h इक्वल टू l साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला लगा लीजिए, आप जान लीजिए l ये है, तो इसके जो एंगल का एडजेसेंट जो साइड है वो l cos थीटा, उसके सामने का जो साइड है वो l साइन थीटा। तो ये हमें पता है यहाँ स्क्वायर रूट ओवर 2gh होता है वेलोसिटी। यदि ये मूव नहीं करता तो, लेकिन अब ये नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि ये मूव कर रहा है, एनर्जी को कंजर्व रहना है, इससे कम रहेगा। अब जो भी है वो इससे थोड़ा कम हो जाएगा, और जो कम हुआ है वो वही एनर्जी इसको मिल जाएगा, वेज को। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर जो है सो अब हम कैसे इसको बनाएं। पहली बात कि ये जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास का एलोंग एक्स एक्सिस वो 0 होगा, क्योंकि कोई भी फोर्स एलोंग एक्स एक्सिस एक्सटर्नली इस सिस्टम पर नहीं लग रहा है। सिस्टम हमारा है ये दोनों ब्लॉक, तो जो भी इसका सेंटर ऑफ मास है वो वहीं का वहीं रहेगा, उसका वेलोसिटी भी 0 है। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एलोंग एक्स डायरेक्शन वो 0 है। ठीक है,
तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होता है, पहला स्मॉल ये वाला ब्लॉक का मास टाइम इसका वेलोसिटी प्लस कैपिटल एम इसका मास इसका वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एम प्लस एम, यही है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0। मतलब स्मॉल एम भी प्लस कैपिटल एम भी इक्वल टू 0। यहाँ से आपको पता चल गया माइनस स्मॉल एम बाय एम स्मॉल वी। ये जो वेज है उसका वेलोसिटी कितना होगा, माइनस मतलब डायरेक्शन बता रहा है, भी जिधर जा रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तभी तो इसका सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा। स्मॉल एम बाय कैपिटल एम टाइम्स भी, और भी है स्पीड उस ब्लॉक का कहीं भी नहीं, जहाँ भी आपको लेना है। जैसे क्वेश्चन में कहा है कि जब ये ब्लॉक यहाँ पर आएगा तब हमें बताना है वेज का वेलोसिटी क्या है, तो इसका मतलब है ये वेलोसिटी हमें यहाँ पर लेना होगा। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी कितना है वो निकालिए, ये नहीं है स्क्वायर रूट ओवर 2gh नहीं है, ये होता यदि ये मूव नहीं कर रहा होता तो कैसे निकालेंगे, तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएंगे। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएंगे, शुरू में जो है और बाद में जो है एनर्जी सेम है। अब देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, यदि फ्रिक्शन रहता और ये स्लाइड करने के बाद कुछ एनर्जी लॉस हो जाता तब हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ता, मतलब हमें उसे भी इंक्लूड करना पड़ता जो एनर्जी लॉस हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ पर वैसा केस नहीं है, तो सिंपली कर सकते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। शुरू में एनर्जी कितना है इस सिस्टम का, तो केवल इसका हम पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं वो केवल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसका पोटेंशियल एनर्जी जो बेज है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ये इसी में मूव कर रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं कर रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी केवल हम स्मॉल एम का देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो कैपिटल एम है उसका पोटेंशियल एनर्जी चाहे यहाँ है या यहाँ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है तो वो चेंज नहीं कर रहा, तो केवल इसका देखते हैं। यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, शुरू में है mgh, और काइनेटिक एनर्जी सबका लेना होगा, स्मॉल एम का हाफ एम, शुरू में क्या है स्टार्ट किया है 0 से, और ये जो वेज है उसका भी शुरू में क्या है 0 है। पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ पर आ चुका है, ये बोला जो है नीचे आ गया है, यहाँ पर बी पॉइंट इसको बोलते हैं, इसको ए पॉइंट बोलते हैं, इसको बी पॉइंट बोलते हैं, बी पर का पॉइंट है, ए पर वाला पॉइंट है। यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया क्योंकि हाइट 0 हो गया, ये h जो है इसी के रेस्पेक्ट में है, यही रेफरेंस लाइन हमारा है, प्लस हाफ एम काइनेटिक देख रहे हैं, हाफ एम वेलोसिटी कितना है स्मॉल ब्लॉक का v, और कैपिटल ब्लॉक का कैपिटल v। इसमें क्या है केवल mgh बचा हुआ है इधर, और इधर क्या बचा हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर। हमें यहाँ पर केवल स्मॉल भी निकालना है तो कैपिटल भी निकल जाएगा, स्मॉल भी निकालिए यहाँ से, स्मॉल भी आ गया 2gh माइनस कितना आया इधर 2gh आया, और ये आ गया माइनस m बाय एम नहीं कैपिटल m बाय स्मॉल m भी स्क्वायर, ठीक है, ये तो ठीक है, 2gh यहाँ पर ठीक है, ये इधर चला गया, हाफ चला गया, m से डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 से अब निकाल लीजिए, इसको भी निकालना है तो यहाँ से भी स्क्वायर इसी को सब्स्टिट्यूट कर देना है, बस सिंपली आप इसको सॉल्व कीजिए आ जाएगा। तो भी स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये भी, तो यहाँ पर है इसको लिख सकते हैं भी स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर बाय m स्क्वायर, एक से चल रहे हैं, ये भी स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, ये है 2gh माइनस स्मॉल m बाय कैपिटल M भी स्क्वायर, ये है भी स्क्वायर, दोनों भी स्क्वायर को एक तरफ कर लिए, 1 प्लस ये देखिए कितना हो गया है, तो कुछ तो गड़बड़ है, हाँ ये स्मॉल m बाय कैपिटल M नहीं है, उल्टा है, कैपिटल M बाय स्मॉल m है, ठीक है। तो इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है, एक m चला गया
ये वाला मिलता है, और इधर हो गया 2GH m² बाय m²। तो भी यहाँ से हमें पता चल गया 2GH m² बाय m² टाइम्स कैपिटल M बाय m+m, इतना आया सबका स्क्वायर रूट। तो वैल्यू आ गया आपका क्या, वैल्यू आ गया m² का स्क्वायर रूट m, और एक तो m तो चला गया, बचा m टाइम्स इतना इधर आ गया, और ये वाला स्क्वायर रूट पर 2GH, यही आपका वैल्यू है। कौन सा है, स्मॉल m टाइम्स h का वैल्यू नहीं लिखा है, तो h का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। h की वैल्यू है, कहीं पर लिखा था हमने शुरू में, L sin थीटा। तो स्मॉल m बाई ये स्क्वायर रूट ओवर m टाइम्स m+m, वो तो हर जगह है, वो तो हर जगह है। यहाँ पर केवल देखना है 2gl sin थीटा, 2gl sin थीटा है, ये 2 में है, तो आंसर आपका 2 हो गया। तो इसमें क्या करना था, यहाँ पर चूंकि ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, यहाँ पर स्मॉल m मूव कर रहा है तो कैपिटल M भी मूव करेगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है। फ्रिक्शन रहता तो भी मूव कर सकता था, ये वेज है, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन, फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, तो ये जब मूव करेगा ये भी मूव करेगा। और ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा इसलिए कर रहा है कि वो सेंटर ऑफ मास को एक जगह फिक्स रखे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। फ्रिक्शन लगता है तो उसको भी कंसीडर करना पड़ता है कि कितना फोर्स लग रहा है और तब कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब सेंटर ऑफ मास जो है सो मूव करता है। यदि फ्रिक्शन लगता है तब सेंटर ऑफ मास जो है सो मूव कर जाता है, क्योंकि तब एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है। लेकिन इस केस में ये फ्रिक्शन लेस है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास जहाँ है वहीं रहेगा। सेंटर ऑफ मास जहाँ है वहीं रहेगा, केवल उसका पोजीशन अनचेंज नहीं रहेगा, उसका वेलोसिटी भी अनचेंज रहेगा, उसका एक्सेलरेशन भी अनचेंज रहेगा। तो यहाँ से हम वेलोसिटी अनचेंज है, और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का क्या होता है, जितने भी मास है वो मास, उसका मास टाइम्स उसका वेलोसिटी, मतलब कि मोमेंटम का सम ले लेते हैं, उसको मास का सम से डिवाइड करते हैं, ये है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो है उससे हमें एक फार्मूला मिल गया, जिससे हमें पता चल गया कि ये जो वेज है वो किस स्पीड से मूव करेगा, इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक के स्पीड से। अब ब्लॉक का स्पीड जब यहाँ पर ब्लॉक आया है तब कितना है वो पता कर लेते हैं। उसको पता करने के लिए कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाए। तो शुरू में एनर्जी कितना है, एनर्जी का मतलब जस्ट मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो यहाँ पर जब हम पोटेंशियल एनर्जी लेना होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक शुरू में, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक बाद में, तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैपिटल M का नहीं लेते, आप लोगे भी तो दोनों तरफ से कट जाएगा, इसलिए हम नहीं लेते, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है। जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है केवल स्मॉल m का चेंज हो रहा है, तो वही मैंने लिया। शुरू में mgh है और बाद में 0 है। काइनेटिक एनर्जी शुरू में तो सबका 0 है, ये यहाँ पर 0 में है और ये भी 0 में है, और बाद में इसका कुछ स्पीड है यहाँ पर, और उसी वक्त ये जो कैपिटल M ब्लॉक है, वेज है, उसका भी स्पीड है कैपिटल V। तो बाद में स्मॉल ब्लॉक का हाफ mv² और इसका कैपिटल V²। तो ये दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और आपको कैपिटल V के लिए सॉल्व कीजिए, ये मिल गया आपका आंसर है। तो ये इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।